पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ भड़की विद्रोह की आग ने थमने का नाम नहीं लिया। वहां सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी पाकिस्तान की सेना के जवानों से भिड़ गए और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बेहिसाब भीड़ के आगे मुट्ठी भर पाकिस्तानी सैनिकों की एक नहीं चली। लोगों ने उन्हें घेर लिया, उन पर लात घूंसों की बारिश कर दी, जमीन पर गिरा गिरा कर पीटा गया। यही नहीं, प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पाकिस्तानी सैनिकों की वर्दियां तक उतरवा दी, उन्हें सड़क किनारे टांग दिया। पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शन की शुरुआत पिछले हफ्ते हुई थी। महंगाई, भ्रष्टाचार और आर्थिक तंगी समेत कई मुद्दों को लेकर पीओके में लोगों ने खुलकर मोर्चा खोल दिया। उन्होंने पाकिस्तान की शहबाज सरकार ही नहीं बल्कि उनकी फौज के खिलाफ भी बगावत का बिगुल फूंक दिया। आजादी की भी मांग उठा दी। पीओके में चल रहे आंदोलन की अगुवाई JKAAC यानी जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी नाम के संगठन ने की। उसने पाकिस्तानी सरकार के सामने 38 मांगे रखी थी, लेकिन जब वो मांगे पूरी नहीं की गई तो विद्रोह छेड़ दिया गया। पीओके के मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, नीलम वैली और रावलाकोट जैसे इलाकों में जनता सड़कों पर उतर आई। दिन ही नहीं बल्कि रात के वक्त भी भड़के हुए लोग सड़कों से हटने के लिए तैयार नहीं हुए। शहबाज शरीफ की सरकार विद्रोह को दबाने के लिए पीओके में सेना उतार चुकी है। इंटरनेट भी बंद कर दिया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। पाकिस्तानी सेना और पुलिस की झड़प में 12 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सैकड़ों लोगों के घायल होने की खबर आई। लेकिन पीओके में प्रदर्शन कर रहे लोगों का गुस्सा हर बदलते दिन के साथ बढ़ता ही नजर आया। भड़के हुए लोगों ने पाकिस्तान के सैनिकों पर भी हमला बोल दिया। पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। वो भीड़ के आगे असहाय दिखे, जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद तो उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों पर लात घूंसों की बौछार कर दी, गिरा गिरा कर उन्हें मारा। प्रदर्शनकारियों की भीड़ से पिटने के बाद पाकिस्तान के सैनिक बदहवास हो गए। उनसे चला भी नहीं जा रहा था। वो जमीन पर लेटे नजर आए, लेकिन नाराज लोग इतने पर भी नहीं माने। उन्होंने पाकिस्तानी सेना के कई जवानों की वर्दी तक उतरवा ली और उन्हें जीत के तमगे की तरह सड़क के किनारे लटका दिया। पीओके में महंगाई और भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों के खिलाफ JKAAC यानी जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी का प्रदर्शन जारी रहा। JKAAC के नेता शौकत नवाज मीर ने पाकिस्तान की शहबाज सरकार को डायन बता दिया। ये डायन बन चुकी है, डायन अपने बच्चों को खाती है। ये रियासत जो है इस वक्त अपने बच्चों को, अवाम को मारने पे तुली हुई है। पीओके में पिछले हफ्ते से जारी आंदोलन के दौरान हुई झड़पों में 12 लोगों की मौत हो चुकी है और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शनकारियों के तेवर ढीले नहीं पड़े। वो अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। पीओके के कई इलाकों में तो रात के वक्त भी प्रदर्शन जारी रहा, जबकि वहां बिजली भी नहीं थी। ऐसे में प्रदर्शनकारियों ने अपने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट से रोशनी की। जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के अलावा भी कई संगठन इस विरोध प्रदर्शन में कूद चुके हैं। उनके नेताओं ने रात के वक्त भी जगह जगह सभाएं की, लोगों को इकट्ठा किया, पाकिस्तान से आजादी की मांग तेज कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सरकार और सेना लंबे वक्त से पीओके के लोगों को दबाने का काम करती आई है। इसी के खिलाफ उन्होंने विद्रोह कर दिया। इस दौरान कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों की पुलिस और पाकिस्तानी सेना के जवानों से झड़प भी हुई, गोलीबारी भी हुई। उसमें 12 लोगों की जान जा चुकी है। भड़के हुए लोगों ने आंदोलन के दौरान हुई मौतों के लिए सीधे सीधे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को जिम्मेदार बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि घायल प्रदर्शनकारियों को अस्पतालों में भर्ती करने से भी मना कर दिया गया और इसीलिए लोग गुस्से से आग बबूला हो गए। पीओके के मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी सरकार और वहां की फौज के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। लोगों की भीड़ रात के वक्त भी सड़कों पर जमा हो गई। इतने लोग इकट्ठा हो गए कि पैर रखने की जगह न मिली। बिजली न होने पर लोगों ने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट जलाकर रोशनी की। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां सैकड़ों जुगनू एक साथ टिमटिमा रहे हों। लोगों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना ने आंदोलन को दबाने की कोशिश की और जानबूझकर पीओके के कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की। प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाए जाने का विरोध किया और मोबाइल टावरों को उखाड़ने की चेतावनी दे दी। अगर मोबाइल सर्विसेज बहाल न हुई और बेहतर तरीके से बहाल न हुई तो जिसके घर के पास टावर है उसे उखाड़ के फेंक देना। पीओके में मुजफ्फराबाद के अलावा मीरपुर, कोटली, नीलम वैली और रावलाकोट समेत कई इलाकों में आंदोलन जारी रहा।
सस्ती बिजली, अच्छी शिक्षा, महंगाई और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने समेत 38 मांगों को लेकर लोग सड़कों पर डटे रहे। और इस सब के बीच पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भी उठाया गया। पीओके की राजनीतिक पार्टी जेके पीएनपी के प्रतिनिधि ने पाकिस्तान की सेना और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपील की कि वो इस मामले में दखल दें। इसके अलावा ब्रिटेन की एक संसदीय समिति ने भी पीओके के बिगड़ते हालात पर चिंता जताई। उसने ब्रिटेन में विदेश नीति के लिए जिम्मेदार मंत्रालय को चिट्ठी लिखी और पाकिस्तान की सरकार पर दबाव बनाने की अपील की ताकि पीओके में आंदोलनकारियों पर हो रही ज्यादती रोकी जा सके। यानी पीओके में पाकिस्तान के अत्याचार का मुद्दा पूरी तरह दुनिया के सामने आ गया। इस मामले को लेकर ब्रिटेन में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के बाहर भी प्रदर्शन किया गया। ब्रिटेन में रहने वाले पीओके के कुछ नागरिक वहां पहुंच गए। उन्होंने कॉन्सुलेट के एक अधिकारी की कार को घेर लिया और बाहर निकलकर बात करने की मांग की, लेकिन लोगों के गुस्से को देखते हुए वो अधिकारी कार के अंदर ही बैठे रहे। हालांकि ब्रिटेन में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के बाहर जमा हुए लोगों ने अधिकारी की कार को घेरने से पहले उन्हें रोककर शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने तो पीओके के वो नागरिक कार के आगे आ गए। भड़के हुए लोगों ने पाकिस्तानी अधिकारी से कहा कि वो कार से बाहर आ जाएं, लेकिन वो नहीं निकले। हालांकि कार का शीशा उन्होंने खोल दिया। इसके बाद लोगों ने बाहर से ही पीओके में हो रहे अत्याचार को लेकर उन्हें लताड़ लगा दी। लोगों ने बर्मिंघम में मौजूद पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के अधिकारी को काफी देर तक रोक कर रखा। उन्हें फटकार लगाने के बाद लोगों ने नारेबाजी भी की। पीओके में प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भी उठाया गया। पीओके की राजनीतिक पार्टी जेके पीएनपी के प्रतिनिधि ने शहबाज सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई और लोगों पर हमला करने वाली पाकिस्तानी सेना पर लगाम लगाने की मांग की। We call upon Pakistan to restrain the use of force against peaceful Kashmiris. जेके पीएनपी के प्रतिनिधि ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी पीओके के मामले में दखल देने की अपील की। उधर पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई। पटना में एक व्यक्ति सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद नजदीक पहुंच गया। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उस व्यक्ति को तुरंत पकड़ लिया। ये घटना तब हुई जब नीतीश कुमार लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने के बाद सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। वो व्यक्ति अपने हाथ में पीला कागज लिए हुए था। राजस्थान के कोटा में दिन दहाड़े हुई फायरिंग और चाकूबाजी की घटना से सनसनी मच गई। पुलिस के मुताबिक पुरानी दुश्मनी की वजह से कुछ बदमाशों ने एक लड़के पर हमला कर दिया। इसके बाद वो फरार हो गए। इस हमले में वो लड़का बुरी तरह जख्मी हो गया। छत्तीसगढ़ के बालोद में एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ट्रक से टकरा गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। वो तेजी से सड़क के दूसरी तरफ जा रहे थे, तभी सामने से गुजर रहे ट्रक से टकरा गए। उधर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में दिन दहाड़े एक लड़की की हत्या किए जाने से दहशत मच गई। हमलावर ने उस पर चाकू से कई बार वार किए। इस वजह से वो बुरी तरह घायल हो गई। उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई। दिल दहला देने वाली यह घटना अंबिकापुर के एक पेट्रोल पंप पर हुई। वो लड़की वहां काम करती थी। आरोपी वहां पेट्रोल भरवाने पहुंचा और मौका मिलते ही उसने लड़की पर हमला कर दिया। उस वक्त पेट्रोल पंप पर कई लोग मौजूद थे। उन्होंने हमलावर को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने ताबड़तोड़ इतने वार कर दिए कि लड़की को बचाया नहीं जा सका। हालांकि कुछ लोगों ने दौड़कर आरोपी को पकड़ लिया। बताया गया कि भागने की फिराक में उसने उन लोगों पर भी चाकू से हमला करना चाहा, लेकिन लोगों ने उसे किसी तरह पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी उस लड़की का पूर्व प्रेमी था और उसे इस बात का शक था कि उस लड़की ने किसी दूसरे लड़के की वजह से उससे दोस्ती तोड़ दी थी। बताया गया कि इस बात से वो बेहद गुस्से में था और पुलिस के मुताबिक इसी बात पर उसने लड़की की हत्या कर दी। आरोपी पेट्रोल पंप पर सबके सामने चाकू लेकर उस लड़की के पीछे दौड़ पड़ा। वो लड़की खुद को बचाने के लिए तेजी से भागी, लेकिन हमलावर ने उसका पीछा किया। कुछ दूर जाने के बाद उसने लड़की की पीठ पर चाकू से वार कर दिया। इस हमले में वो लड़की जमीन पर गिर गई। इसके बाद आरोपी ने उस पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गई। ये देखकर आसपास मौजूद कुछ लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक आरोपी वहां से फरार हो गया। हालांकि कुछ लोगों ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ने में कामयाब रहे। उसको दौड़ाए और शंकर प्रजापति जी के घर के पास उसको पकड़े और उसको फिर थाना में टीआई साहब थे हमारे, वो थाना में फिर ले जाके दे। बताया गया कि जब लोगों ने आरोपी का पीछा किया तो उसने उन पर भी चाकू से हमला करने की कोशिश की। बाद में पुलिस आरोपी को अपने साथ थाने ले गई। उक्त प्रकरण में थाना गांधीनगर ने जो है वो तत्काल मौके पर पहुंच करके आरोपी जोगिंदर पैकरा को गिरफ्तार कर लिया है।
दिन दहाड़े हुई इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। पुलिस के मुताबिक पेट्रोल पंप पर काम करने वाली वो लड़की आरोपी को पहले से जानती थी। बताया गया कि वो उसका पूर्व प्रेमी था और उसे शक था कि उस लड़की ने किसी और लड़के की वजह से उसे छोड़ दिया था। उधर उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस प्रशासन ने तालाब की जमीन पर बने एक मैरिज हॉल और एक मस्जिद के कुछ हिस्से पर बुलडोजर चलवा दिया। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ संभल के डीएम और एसपी खुद वहां मौजूद रहे। प्रशासन के मुताबिक संभल जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर राया बुजुर्ग गांव में मस्जिद और मैरिज हॉल को तालाब की जमीन पर अवैध तरीके से बनवा दिया गया था। मस्जिद का निर्माण 500 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन पर और मैरिज हॉल को करीब 30,000 वर्ग मीटर जमीन पर बनवाया गया था। संभल के तहसीलदार ने बताया कि मस्जिद और मैरिज हॉल को 10 साल पहले राया बुजुर्ग गांव के ही एक व्यक्ति ने बनवाया था। कुछ महीने पहले संभल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान एक सर्वे किया गया था। उस सर्वे में ही इस मस्जिद और मैरिज हॉल का पता चला था। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। लेखपाल ने मस्जिद का निर्माण करवाने वाले मौलाना को नोटिस भेज दिया था। ये नोटिस 2 सितंबर को दिया गया था। तहसीलदार के मुताबिक मस्जिद और मैरिज हॉल के निर्माण को लेकर जमीन से जुड़े दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन प्रशासन ने दावा किया कि कोई साक्ष्य जमा नहीं किया गया। प्रशासन के मुताबिक अवैध निर्माण का मामला कोर्ट में भी पहुंचा था। डीएम राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि तहसीलदार कोर्ट में अवैध निर्माण को 1 महीने के अंदर खुद ही गिराने का आदेश और मस्जिद और मैरिज हॉल बनवाने वालों को दिया था, लेकिन 1 महीने के अंदर उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। नतीजा यह हुआ कि कोर्ट की तरफ से दी गई समय सीमा खत्म होने के बाद संभल पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी। बुलडोजर एक्शन से पहले पूरे राया बुजुर्ग गांव को किसी पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। 200 से ज्यादा पुलिस कर्मियों और पीएसी जवान तैनात कर दिए गए। ड्रोन से निगरानी की गई। बुलडोजर एक्शन के दौरान भी गांव में पुलिस और पीएसी के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान लोगों से बेवजह अपने घरों से बाहर न निकलने की अपील की गई, ताकि प्रशासन के बुलडोजर एक्शन के दौरान किसी तरह से माहौल न बिगड़े। डीएम, एसपी, एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में प्रशासन का बुलडोजर सबसे पहले मैरिज हॉल की इमारत पर चलना शुरू हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच मैरिज हॉल की बाउंड्री वॉल और मेन गेट को जमींदोज कर दिया गया। ये वही मैरिज हॉल है जहाँ पर आज भी योगी जी का बुलडोजर यहाँ पर गड़ता दिखाई दे रहा है। जनता मैरिज हॉल है, इसको जमींदोज कर दिया गया है। बुलडोजर एक्शन के दौरान मौजूद संभल के एसपी ने बताया कि अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। उसमें 30 दिन का समय इनको दिया गया था। 30 दिन का समय गुजर जाने के बावजूद भी इनके द्वारा जब नहीं तोड़ा गया है तो प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया गया है कि इसको स्वयं तोड़ा जाएगा। ये एक इलीगल कंस्ट्रक्शन था। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया के मुताबिक तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था और कोर्ट के आदेश के बाद अवैध कब्जे को मुक्त करवाया गया। इसकी पूरी सुनवाई की गई, सभी पक्ष आए कोर्ट के अंदर और उसके बाद जो तहसीलदार न्यायालय है उन्होंने जो आदेश दिया उसी के क्रम में ये कार्रवाई हो रही है। प्रशासन के एक्शन में आते ही मैरिज हॉल चलाने वाले लोग खुद ही हथौड़ा लेकर उसकी दीवारों को गिराते दिखे। फसाद हम कुछ नहीं चाहते, हम खुद उतारना चाहते हैं इसको, ठीक है। मैरिज हॉल के बाद प्रशासन ने मस्जिद की इमारत को भी गिरा दिया। प्रशासन के मुताबिक बुलडोजर चलवाकर मैरिज हॉल की 2810 स्क्वायर मीटर जमीन और मस्जिद की 510 स्क्वायर मीटर जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया। इधर दिल्ली के बुराड़ी इलाके में धारदार हथियार का डर दिखाकर एक मीडिया कर्मी से लूटपाट का डरा देने वाला मामला सामने आया। हालांकि पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना सुबह के वक्त हुई जब सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। मीडिया कर्मी जब अपने घर की तरफ जा रहे थे तभी स्कूटर पर सवार होकर 2 बदमाश उनके नजदीक पहुंचे। उनमें एक बदमाश उतर गया और उनसे लूटपाट शुरू कर दी। हालांकि मीडिया कर्मी ने उनका विरोध किया, वो डटकर उसका मुकाबला करने लग गए, लेकिन बदमाश ने धारदार हथियार दिखाकर न सिर्फ उन्हें डराया बल्कि उन पर हमला भी कर दिया। इसके बाद वो उनका मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। उस दौरान भी मीडिया कर्मी ने उनका पीछा करने की कोशिश की। वो बदमाशों के स्कूटर तक पहुंचे, लेकिन दोनों बदमाशों को वो अकेले नहीं रोक पाए और सड़क पर गिर गए। इस वजह से उन्हें काफी चोटें आईं। जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। घटना वाली जगह और उसके आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। जल्द ही पुलिस को स्कूटर का नंबर पता चल गया जिस पर आए बदमाशों ने लूटपाट की। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और इसके साथ ही पुलिस ने मीडिया कर्मी का मोबाइल फोन भी बरामद कर लेने का दावा किया। बदमाशों ने ये लूटपाट सुबह के वक्त की जब वहां कोई नहीं था। इस दौरान एक बदमाश ने चाकू दिखाकर उन्हें डराया और उनसे पैसे छीनने की कोशिश की। इस पर मीडिया कर्मी ने उसका विरोध किया।
वो खुद को उससे छुड़ाने में जुट गए, लेकिन बदमाश ने उन पर दबाव बनाए रखा और इसी हड़बड़ाहट में वो जमीन पर गिर गए। इसके बाद भी बदमाश वहां से नहीं भागा। वो फिर उनके नजदीक गया और इस बार उसने उनका मोबाइल फोन छीन लिया। तब तक उसका साथी जो दूर खड़ा था वो स्कूटर लेकर उसके नजदीक आ गया। स्कूटर के आते ही वो बदमाश उस पर बैठ गया और फिर वो दोनों वहां से फरार हो गए। इस दौरान मीडियाकर्मी ने पीछे बैठे बदमाश को दौड़कर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में वो बीच सड़क पर गिर गए। बाद में इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से जल्द ही स्कूटर के नंबर की पहचान कर ली और फिर थोड़ी ही देर में लूटपाट करने वाले दोनों आरोपी पकड़े गए।